Assalamu alaikum, dear students. My name is Imran Anwar. First of all, I would like to thank all the students, the aspirants who have commented on the videos and appreciated those efforts. I have received a lot of love from you people. Thank you. Need your prayers. We would like to address all the issues that you have mentioned in the topics later on. आज हम पिछले ऐसे को ही कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर को। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने इसेंशियल ऑफ एसे राइटिंग किया था, स्टार्ट किया था बल्कि ने इसेंशियल ऑफ एसे राइटिंग को। तो उसमें हमने एक चीज़ पहले की थी और वो था स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। टुडे we are going to start the next aspect of the essentials of essay writing. The second essential of essay writing is expression of ideas. इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो बच्चा है उसको कैसे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से वो अपने आइडियाज़ को स्ट्रॉन्ग बना सकता है और कौन सी टिप्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए वो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ जो हैं उनको बेहतर से बेहतर कर सकता है अपने इंडिविजुअल लेवल पे। अब ये काम जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे ही होना है क्योंकि उसने एफर्ट करनी है, टीचर को चेक करवाना है तो उसका एक्सप्रेशन इंप्रूव होगा। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में ही कहा था कि एक्सप्रेशन वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट और ये डेवलप होते टाइम लगता है, इट डजंट डेवलप ओवरनाइट। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें प्रिंसिपल ऑफ ऐसे भी आ जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की है, आइडियाज़ को पहले हम देखते हैं कि हम आइडियाज़ की ऑथेंटिसिटी को कैसे जज करते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइडिया कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि आइडिया मस्ट बी मीनिंगफुल। आइडिया जो है जो आप एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, इट मस्ट बी मीनिंगफुल। अब मीनिंगफुल से मुराद हम क्या लेते हैं? मीनिंगफुल फ्रॉम टॉपिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात का ये होता है कि आप किसी टॉपिक को चुनते हैं, उस टॉपिक के ऊपर लिखते हैं और लिखते लिखते आपको अचानक ख्याल आता है कि ये जो मैंने आउटलाइन में बात लिखनी थी, मेरे पास इनफ एविडेंस नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, तो वो फिर आपके खिलाफ जाती है बात। इस वजह से पहले आपको जज करना पड़ेगा क्राइटेरिया को देख के कि आपके आइडियाज़ मीनिंगफुल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मसलन अगर आप कहें द काजेज ऑफ वाटर क्राइसिस है, या इसको छोड़ें आप कोई और टॉपिक ले लेते हैं जिसमें आप बयान करना चाहते हैं, स्पेशली आर्गुमेंटेटिव ऐसे में कि आप यस या नो की साइड पे जाना चाहते हैं, तो जब तक आपके आइडियाज़ मीनिंगफुल नहीं होंगे तो आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मसलन इज़ फेमिनिज्म आ थर्ड वर्ल्ड इशू, तो अगर हम इज़ फेमिनिज्म आ थर्ड वर्ल्ड इशू वाले टॉपिक को देखते हैं तो अगर तो आप यस में जा रहे हैं तब भी आपको देखना पड़ेंगे कि जो आइडियाज़ आपने सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पे पेश करने हैं या आर्गूमेंट्स के तौर पे पेश करने हैं, क्या उनमें इतनी जान है, क्या उनमें इतनी मीनिंग्स हैं कि वो आप एक्सप्रेस कर सकें उसको और कन्वे कर सकें एग्जामिनर को कि वाकई आपके आइडियाज़ मीनिंगफुल हैं। सेकंड चीज़ जो है वह लॉजिकल। अब लॉजिकल बात यह है कि यू विल हैव टू प्रूव योर आर्गूमेंट, और जब हम आर्गूमेंट को प्रूव करते हैं तो जाहिर है कि हम लॉजिक का हवाला देते हैं। हम वी डोंट बिल्ड कासल इन द एयर्स, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता होना चाहिए। लॉजिक जो है वो उसको सपोर्ट करता हो कि हाँ ये बच्चे की बात ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह रहे हैं कि फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू, देन यू मस्ट कम अप विद द एग्जांपल्स दैट these are the reasons and these are the logical reasons that you are presenting in order to prove that feminism is not a third world issue. Similarly, if you are going to say that colonial mentality is not impeding the progress of Pakistan, and if you are going in that direction, जैसे मैंने कहा था कि जो टॉपिक होता है उसको आप निगेट भी कर सकते हैं और अफर्म भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एविडेंस ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है उस टॉपिक को
प्रूव करने के लिए, देन देयर इज नो वे कि आप उसको इम्प्रेस कर पाएंगे कि आपकी लॉजिक ठीक है या आपका जो आइडिया है वो ठीक है। तो आइडिया जो है उसका मीनिंगफुलनेस और लॉजिक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नो डाउट कि लॉजिक एक पिलर है जिसके ऊपर आप अपने आइडियाज़ के मीनिंग्स को बिल्ड करेंगे, लेकिन जाहिर है कि हर जो आइडिया है उसका अपना एक लॉजिक होगा जिसके मुताबिक आप उसको प्रूव करेंगे कि हाँ ये चीज़ जो है वो इस तरह लॉजिकली करेक्ट है, अदरवाइज उसका कोई वेटेज नहीं बनेगी आपके आइडिया के। फिर जाहिर है कि लॉजिकल होगा तो कन्विंसिंग और अपीलिंग भी होगा। तो जो आइडिया है उसको आपने कन्विंसिंग बनाना है, अपीलिंग बनाना है। देखें, जब हमने इंट्रोडक्शन की बात की पिछले लेक्चर, एक दो लेक्चर में हमने बात की कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो मैंने आपको बात कही थी कि जो पहली हमारी तरजीह होती है ना इंट्रोडक्शन में, वो ये है कि आपका जो इंट्रोडक्टरी 2-3 सेंटेंसेस हैं वो इतनी अपीलिंग हो कि जो एग्जामिनर है वो पढ़े बगैर रह ना सके, या फिर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक वहाँ पे डेवलप नहीं हो रही पहले पैराग्राफ में, तो वो क्या करता है, उसे आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा जो है वो 5 से 10 नंबर वाला जो है वो मजमून लिख के आया है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये 5 से 10 नंबर क्यों आते हैं, तो बेसिक रीज़न ही ये होती है, एक तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक है उसके ऊपर ग्रिप नहीं होती, जिसके ऊपर हम लेक्चर में बात करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक क्या है और किस तरीके से आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, आइडियाज़ को बिल्ड करने के लिए भी और एक्सप्रेस करने के लिए भी। एक है क्रिएटिविटी और दूसरा है नॉलेज। बड़ी डिटेल में पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि हम आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेस करना कैसे। देखिए, यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ इन योर माइंड, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंसी हर एक में है, मसलन आपके माइंड में अगर कुछ आइडियाज़ हैं किसी टॉपिक के रिलेटेड तो अगले बंदे के माइंड में भी हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ना है, फ़र्क पड़ना है कि हाउ वेल विल यू बी एबल टू परफॉर्म दोज आइडियाज़ दैट आर इन योर माइंड और ब्रेन। एक बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरा भी एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और competency is not the thing that is to be there in the form of oral, it is in the form of written। तो आप रिटर्न में जब उसे एक्सप्रेस करेंगे तो उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, क्रिएटिविटी और नॉलेज। नॉलेज तो है ही बेसिक ऐसे लिखने के लिए, और ये नॉलेज मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रटे वाला नॉलेज नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड नॉलेज है। कोई भी टॉपिक पकड़ें, उस टॉपिक के ऊपर जो बेहतरीन बुक्स हैं उसको पढ़ें। हमारा एक लेक्चर इसके ऊपर भी होगा कि आप कौन सी बेहतरीन बुक्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं ऐसे राइटिंग के लिए, और कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से पढ़ने से आपका जो ऐसे राइटिंग की स्किल्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप होंगी। सिर्फ बुक्स नहीं मैं सजेस्ट करूँगा, कुछ साइट्स भी करूँगा और कुछ रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें भी आपको बताऊँगा कि इस तरीके से आप अपने टॉपिक को जो है वो हंट कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी दो चीज़ों में आती है। एक तो क्रिएटिविटी आती है, आइडियाज़ क्रिएटिव होते हैं किसी के, ठीक है, आइडियाज़ क्रिएटिव हो गए, हमने कह दिया जी कि ये बंदा जो है इसके अंदर ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स जो है वो करप्शन के ऊपर ऐसे लिख रहा है, दूसरा भी लिख रहा है। अब एक बंदे का ज़रा लिटरेरी टेस्ट है तो दूसरे का जो है वो नॉन लिटरेरी है। अब वहाँ पे जो उसकी वर्डिंग है या उसके जो आर्गूमेंट्स हैं वो कह रहा है कि जी कि मैंने काजेज़ को बयान करना है, दूसरा लिख रहा है मेगर सैलरीज, और पहला जो है वो शख्स लिख रहा है कि मैंस बर्निंग डिज़ायर्स। अब ये एक लिटरेरी टाइप ऑफ काज है कि मैंस बर्निंग डिज़ायर, यानी एक उसकी जो लैंग्वेज भी देखें तो वो आइडिया दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ख्वाहिशात क्या हैं। एक बंदा लिख रहा है मैंस बर्निंग डिज़ायर्स, दूसरा बंदा लिख रहा है कि द डिज़ायर टू बिकम रिच, ठीक है। तो वो बर्निंग डिज़ायर जो है वो इंसान के अंदर ही है, टू बिकम रिच एंड बिग बिग ओवरनाइट। तो उन चीज़ों को जब हम बयान करते हैं तो क्रिएटिविटी ऑफ आइडियाज़ तो आता ही है, लेकिन क्रिएटिविटी ऑफ आइडियाज़ के साथ साथ जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है एक ऐसे को दूसरे ऐसे से, वो चीज़ है उसकी प्रेजेंटेशन। सो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स क्रिएटिव आइडियाज़ प्लस प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन से मुराद मैं अक्सर क्लास में ना एक बात बताता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि हमारे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में कल्चर है कि कहीं पे आप जाते हैं ना, अब किसी के घर जाते हैं तो कोई चीज़ खाने के लिए लेके जाते हैं, या किसी छोटा बच्चा हो तो उसको पैसे दे के आते हैं। तो होता यह है कि आप पहले घर गए हैं, वहाँ पे आपको एक
कप चाय ऑफ़र कर दी गई है, तो आपने चाय पी, उसके बाद आप अगले घर गए हैं, मतलब, और वहाँ पे आपको उन्होंने थर्मस में चाय जो है वो डाल के दी और साथ में बिस्किट वगैरह रख दिए। आप तीसरे घर में आप जा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा एक ट्रॉली का अरेंज किया हुआ है, दूध अलग केटल में है और चीनी अलग पड़ी हुई है, कावा अलग है, मतलब एक डिसेंसी है बहुत ज़्यादा उसमें। वो साथ में ईटेबल्स भी हैं, स्वीट्स हैं और चीज़ें हैं। तो मतलब ये कि ज़रा गौर करें कि अगर हम जहाँ से सिर्फ एक कप चाय पिया है, तो अगर हम ट्रेडिशन को ही इसमें कोट करें तो हम ये कहते हैं कि इस घर में जो है वो 500 दे के चल जाएगा काम, 200 दे के चल जाएगा। जहाँ से आपको वो एक रख रखाव जब हम आता है ना, हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है, तो हम जहाँ से बेहतर चीज़ को देखते हैं वहाँ पे हमें उसको पे भी करना पड़ता है ज़्यादा। इस तरह से रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल है, तो जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे में भी इसी तरह काउंट करती है। एक बच्चा जो है वो प्रेजेंट कर रहा है रफ वे में, उसको आदत ही नहीं है कि वो पकड़े मार्कर को और उसको यूज़ करे, उसे आदत ही नहीं है कि अपने पेपर को उसने जो है वो बाकायदा तौर पे ब्यूटीफाई करना है। मैंने मॉक टेस्ट लिए थे स्कोप CSS क्लब में, तो अक्सर बच्चों को मैंने देखा था कि उनकी प्रेजेंटेशन की, हालांकि एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है, लेकिन प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उसका दिल ही नहीं कर रहा पेपर करने को। तो जब ये आइडिया आता है ना सामने कि ये बच्चे ने जो है वो बस खानापुरी की है और बैठ के पेपर जो है वो उसको ज़बरदस्ती बिठा के पेपर करवाया गया है, तो ये चीज़ को आपने दूर करना है और प्रेजेंटेशन को बेहतर करना है। तो प्रेजेंटेशन जो है, इट इज़ आल्सो अ डिफरेंस दैट विल बी देयर अमंग द कैंडिडेट्स। तो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ को आपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कैसे करना है, ये बात भी ज़हन में रख लें। उसके बाद जाहिर है कि आइडियाज़ को डेवलप कैसे करना है, तो आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए आपको अच्छी रीडिंग की ज़रूरत है, उसके ऊपर हमारा अलग लेक्चर होगा। अच्छा, टिप में एक चीज़ याद रखिए कि आपको वीकली या फोर्टनाइटली एक ऐसे लाजमी लिखना है। ये मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि जब तक आप प्रैक्टिस करके एवेलुएट नहीं करवाएंगे तो टीचर जो जितना मर्जी बोलता जाए, जितनी मर्जी अच्छे तरीके से आपको ये बता दे कि ऐसे में ये कुछ लिखना है, जब तक आप वो चीज़ें लिखेंगे ही नहीं, एवेलुएट ही नहीं होगा, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब रिनाउंड जो राइटर्स होते हैं उनकी आप कोट ऐड करते हैं अपने जो मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं आपके उन पे। फॉर एग्जांपल अगर वुमेन के ऊपर है तो ये वेरी करता है कि आपने रीडिंग कितनी की है। मसलन एक पोएम है द प्रिंसेस, टेनिसन की है, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की। तो फीमेल के ऊपर या फेमिनिज्म के ऊपर जब ऐसे आता है तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो कोट करें। द प्रिंसेस पोएम है, वो कहता है कि ये मलका विक्टोरिया के दौर का पोइट लॉरिएट है इंग्लैंड का। तो उसने कहा था कि मैन फॉर द फील्ड, वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द सॉर्ड, फॉर द नीडल शी, मैन टू कमांड एंड वुमेन टू ओबे, ऑल एल्स इज कन्फ्यूजन। अब इस तरह की जो आर्गूमेंट हैं या इस तरह की जो कोट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके आइडिया को और आपकी जो आर्गूमेंट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि जो रीडर है उसको पढ़ने वाला वो ऑटोमेटिकली कहेगा यार कि ये बात ठीक है कि मलका विक्टोरिया जो कि एक औरत थी, उसके दौर में पोइट लॉरिएट जो शाही शायर है उनका, वो एक पोएम लिख रहा है और उसमें औरतों के मुतालिक ये बात कर रहा है। तो इस तरह आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने आर्गूमेंट से। इस तरह से फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो फैक्चुअल ऐसे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ऐसे राइटिंग में, वो भी हम पहले देख चुके हैं, और लेकिन आउटलाइन में मज़ीद हम देखेंगे। इसके बाद हमारा एक आउटलाइन के ऊपर पूरा लेक्चर होगा जिसमें हम ऐसे की जो आउटलाइन है उसको डिस्कस करेंगे कि आउटलाइन कैसे बनानी है। तो एक सबसे अहम चीज़ जो है वो अवॉइड रेपिटेशन नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर कोई एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आपके हाथ आ जाता है और ऐसे में बार बार उसको रिपीट किया जा रहा होता है। दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। तो अवॉइड रेपिटेशन एज मच एज पॉसिबल। और इस तरह से फिर हम इसेंशियल्स में जो तीसरी चीज़ आती है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऐसे राइटिंग। और चूँकि मैंने इसके बारे में बड़ी बात कर दी है इसलिए इसको करके हम क्लोज करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करके, और बाद में आउटलाइन के ऊपर हम इसके अगला लेक्चर हम करेंगे। तो पहली जो बात है इसमें प्रिंसिपल ऑफ ऐसे राइटिंग वो यूनिटी है। अब इसके बारे में हम बड़ी बात कर चुके हैं कि प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड हो, और यूनिफाइड होल हो, कोहेरेंस हो। तो ये तीन चीज़ें फ़िलहाल हमने एसेंशियल ऑफ ऐसे राइटिंग में डिस्कस की है। पिछले लेक्चर में हमने
स्ट्रक्चर को किया था, इसमें हमने एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ को किया है, आइडिया को कैसे बेहतर करना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है वो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ ऐसे राइटिंग, जो कि हम इन्हीं में कवर कर चुके हैं। कोहेरेंस है, यूनिटी है और वननेस ऑफ आइडिया है। सो इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको आउटलाइन बनाना सिखाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।